हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है महासागरीय जल के अंतिम भाग के बारे में, जो है 5वां भाग। और इसमें हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय पे आधारित होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं ये महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो है महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो यहाँ हमें बताना है कौन कौन से कारक होते हैं जो महासागर के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे ये महत्वपूर्ण कारक। तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे अक्षांश के बारे में, जो प्रभावित करते हैं विभिन्न महासागर के तापमान वितरण को। तो ये जो अक्षांश है ये कैसे प्रभावित करते हैं यहाँ पे हम बताएंगे। तो महासागरों की सतही जल का तापमान जो है ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटते चला जाता है। यानी जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे, महासागर का तापमान जो है ये घटते जाता है। यानी सबसे अधिक तापमान अगर हम देखें तो विषुवत वृत्त के पास होता है महासागरीय जल का, और ध्रुवों के पास जो है महासागरीय जल का तापमान जो है ये कम हो जाता है। और इसका कारण जो है वो होता है सौर ऊर्जा। यानी अगर हम देखें विषुवत वृत्त पे तो वहाँ पे सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ तापमान भी अधिक होता है, और महासागर जो है वहाँ पे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करके वहाँ का जो तापमान है वो अधिक हो जाता है। जबकि ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें जो हैं सीधे नहीं पड़ती हैं, और जिसके कारण ध्रुवों के पास महासागरीय जल के जो तापमान है वो कम होता है। फिर बताएंगे हम दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध के अपेक्षाकृत अधिक स्थल हैं, जिसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा स्थल होने के कारण या ज़्यादा महाद्वीप के उपस्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है महासागर जो है वो स्थल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो महासागरीय जल का तापमान है वो अधिक होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो वहाँ पर अधिकांश भाग जो है महासागर से ढका हुआ है, जिसके कारण जो है स्थल वहाँ पे कम है, और इसीलिए महासागर का जो तापमान होता है दक्षिणी गोलार्ध में वो कम होता है उत्तरी गोलार्ध के अपेक्षाकृत। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है सनातन पवनें। तो स्थल से महासागर की तरफ बहने वाले पवनें जो हैं गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके कारण तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। तो ये पवनें जो हैं ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं किसी भी महासागर के जल के तापमान को। और जो सबसे अंतिम कारक है वो है महासागरीय धाराएं। यानी हम जानते हैं कि महासागरीय धाराएं जो ये गर्म भी होती हैं ठंडी भी। तो ये जो हैं अगर गर्म धाराएं होती हैं जो जाकर मिलती हैं महासागर से, तो वहाँ पे जो है तापमान अधिक होता है, जबकि ठंडी धाराएं जो होती हैं वो किसी भी महासागरीय जल के तापमान को कम कर देते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया विभिन्न कारक को जो विभिन्न महासागर जो भी उपस्थित हैं पृथ्वी पे, उनके सतही जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है महासागर अधस्थल के प्रमुख विभाजन के बारे में वर्णन करें। तो यहाँ हमें बताना है कि महासागर अधस्थल के प्रमुख जो भाग है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ बताएंगे कि महासागरीय अधस्थल के 4 प्रमुख भाग होते हैं, जो है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। और फिर हम इन चारों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में। तो महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये प्रत्येक महाद्वीप के विस्तृत सीमांत भाग होते हैं जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरे रहते हैं। और इसे हम इस साधारण चित्र के द्वारा, जो दूसरा चित्र है इसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो पहला भाग होता है समुद्र के अंदर अगर हम देखें तो समुद्री अधस्थल में सबसे पहला भाग यही महाद्वीपीय शेल्फ होता है, और ये जो है महाद्वीप का विस्तृत सीमांत भाग होता है
जो उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है। और अगर इसकी प्रवणता देखें तो ये औसत प्रवणता इसकी 1 डिग्री या उससे भी कम होती है, यानी इनकी जो प्रवणता है ये सबसे कम होती है। अब इनकी चौड़ाई के बारे में अगर देखें तो इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। और कभी कभी जो है ये महाद्वीपीय सेल्फ कुछ जगहों पे संकीर्ण होती है और कुछ जगहों पे ये बहुत जो है बड़ी होते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण से यहाँ बता देंगे कि चिली के तट जो है तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट जो है, यहाँ पर ये महाद्वीपीय शेल्फ जो है अत्यंत संकीर्ण होते हैं। और फिर हम यहाँ पे सबसे बड़े महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में भी बताएंगे जो उपस्थित होता है आर्कटिक महासागर में, साइबेरियन शेल्फ। और इनकी चौड़ाई जो है ये होती है 1500 किलोमीटर और ये सबसे बड़ा जो है महाद्वीपीय शेल्फ होता है। अब हम बताएंगे महाद्वीपीय ढाल के बारे में। तो ये महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती हैं, जहां शेल्फ की तली जो है तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। और इसे हम इस साधारण चित्र के द्वारा बता देंगे। और यहाँ बताएंगे कि ये महाद्वीपीय ढाल जो है ये महाद्वीपीय शेल्फ के जो विस्तृत भाग ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इनकी ढाल काफी तीव्र होती है महाद्वीपीय शेल्फ की अपेक्षाकृत। और अगर इनकी प्रवणता देखें ढाल की तो ये 2 से 5 डिग्री के बीच होती है और गहराई 200 एवं 3000 मीटर के बीच होती है। और यहाँ हम बताएंगे कि समुद्र के तले में जो कैनियन और खाइयां होती हैं वो सबसे अधिक इसी प्रदेश में दिखाई देते हैं। अब हम बताएंगे तीसरे प्रमुख भाग के बारे में जो है गंभीर सागरीय मैदान। और ये जो है ये महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं और ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं जो समुद्र के अंदर स्थित होते हैं। और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। और इनकी गहराई जो है ये 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। अब हम बताएंगे सबसे अंतिम भाग जो है महासागरीय गर्त। तो ये जो है सबसे गहरे भाग होते हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ये महासागरीय गर्त जो है सबसे गहरे भाग होते हैं समुद्र के अंदर। और ये जो है इन पे बहुत अध्ययन हुआ है। और यहाँ बताएंगे कि जो अभी तक कितने गर्त खोजे गए हैं समुद्र के तल में, तो अभी तक लगभग 97 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 जो है प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में है। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि महासागर के अधस्थल में जो है कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं महासागर अधस्थल के, और फिर इन चारों भाग के बारे में यहाँ पे विस्तार से हम लोगों ने बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो यहाँ बताएंगे सबसे पहले कि आखिर लवणता कहते किसे हैं। तो महासागरीय जल की लवणता जो होती है वो 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को कहते हैं। और इन्हें जो दर्शाया जाता है पीपीटी के रूप में, और ये प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में जो है दर्शाया जाता है। और इस प्रश्न में हम ये भी बताएंगे कि कितने लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। तो ये है 24.7 पीपीटी। तो अगर इतनी लवणता होगी तो ये खारे जल जो है को सीमांकित करने का सबसे ऊंचा सीमा माना गया है। अब यहाँ हम एक बार फिर से ये बता देंगे कि आखिर हम लवणता निकालते कैसे हैं। तो लवणता जिसे हम पीपीटी के रूप में दर्शाते हैं ये बराबर होते हैं घुले हुए लवण ग्राम में भागा 1000 ग्राम समुद्र जल। तो अभी तक हम लोगों ने बताया कि लवणता कहते किसे हैं और कैसे निकालते हैं। अब हम बताएंगे विभिन्न कारक के बारे में। तो ये है महासागरीय जल की लवणता जो है ये मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। यहाँ हम बताएंगे यानी अधिक वाष्पीकरण होने से जो है लवणता उस जगह का अधिक होगा और जहाँ पे वर्षण अधिक होगा वहाँ पे लवणता जो है वो कम होगा।
साथ ही साथ हम बताएंगे कि ऐसे तटीय क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आकर महासागर से मिलती हैं, तो वहाँ भी जो है महासागरीय जल की लवणता कम होगी, क्योंकि जो है नदियों की जल जो है वो स्वच्छ जल होते हैं और वो जब महासागर में आकर मिलते हैं तो वहाँ की लवणता को वो प्रभावित करते हैं और कम कर देते हैं। उसी तरह ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के जमने और पिघलने से भी लवणता जो है वो प्रभावित होते हैं, यानी वहाँ पे कम हो जाते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ जो है वो पिघलने लगते हैं और ये पानी जो है जाकर महासागर में मिलने लगते हैं। अब हम कुछ और कारक भी बताएंगे इस प्रश्न में। तो ये है पवन जो है वो भी किसी महासागर के लवण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये पवन जो है ये महासागरीय जल जो होते हैं जो ऊपरी सतह पे होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाते हैं, जिसके कारण उस जगह की लवणता जो है वो प्रभावित होते हैं। और महासागरीय धाराएं जो होती हैं गर्म और ठंडी धाराएं, ये भी महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि लवणता कहते कैसे हैं और लवणता को हम कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ बताया कि कौन कौन से 4 प्रमुख कारक होते हैं जो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारे ये प्रश्न जो है ये समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये है जलीय चक्र क्या है और जलीय चक्र के विभिन्न तत्वों का परस्पर संबंध कैसे है, इसे विस्तार से बताइए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जलीय चक्र होता क्या है। तो जलीय चक्र होता है जब पृथ्वी पे मौजूद जल जो होते हैं वो अपना रूप बदल के वायुमंडल में जाते हैं और फिर वायुमंडल से वो पृथ्वी के सतह पे आते हैं। और ये जो है होता है ये एक चक्र के रूप में होता है, जिसमें जो जल है उनके विभिन्न रूप देखने को मिलता है, जैसे गैस, कभी वो तरल रूप में होते हैं और कभी ठोस रूप में होते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं जलीय चक्र। यानी जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल और ठोस में जल का परिसंचलन होता है। और इसका संबंध हम देखें तो महासागरों से होता है, इनका संबंध वायुमंडल से होता है, भूपृष्ठ, अधस्तल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी होता है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि जल चक्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, अंग कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे इस जल का जो रूप होता है वो बदलते रहता है और एक चक्र के रूप में ये कार्यरत रहते हैं। तो ये होते हैं महासागर, वायुमंडल, बर्फ, भूजल और जल निकायों में जल भंडारण। और यहाँ पे हम बताएंगे कि इन घटकों में विभिन्न प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं। तो महासागर जो होते हैं वहाँ पे संग्रहित पानी में क्या होता है, वाष्पीकरण क्रिया होता है, जिसके कारण जल जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में जाते हैं और फिर वहाँ पे संघनन होता है, जिसके कारण जो है ये वर्षण के रूप में पृथ्वी की सतह पर आते हैं। तो ये जो वाष्पीकरण है ये एक प्रमुख प्रक्रिया होता है जल चक्र में। और जैसा कि हमने बताया कि ये वाष्पीकरण होने के बाद जो जल है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचते हैं और वहाँ पे जो प्रक्रिया होता है वो होता है संघनन, जिसके बाद वर्षा होती है और ये फिर जाकर पृथ्वी पर गिरते हैं। और हिम और बर्फ जो होते हैं उनके पिघलने के कारण नदी बनते हैं। तो ये जब वर्षण होते हैं पृथ्वी की सतह पर संघनन के बाद, तो जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे ये जो वर्षण होते हैं हिमपात के रूप में होते हैं, या वहाँ पे जो वर्षण होने के बाद जो है वो बर्फ बन जाते हैं। तो इनके पिघलने के बाद क्या होता है, नदी बनते हैं और ये नदी जाकर फिर से महासागर में मिल जाते हैं। और ये सतह के जल जो हैं विभिन्न दरारों से रिस कर नीचे चले जाते हैं और धरातल से और भूगर्भ जल का ये जो है रूप ले लेते हैं। यानी सतह पे जो जल मौजूद रहते हैं पृथ्वी सतह पे वो विभिन्न दरारों से रिस कर नीचे चले जाते हैं धरातल से और वो भूगर्भ जल का रूप ले लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके ये भूगर्भ जल भी महासागर से मिल जाते हैं। तो इस तरह जो है ये पूरा जल जो है ये अपने रूप को बदलते रहता है और एक चक्र के रूप में महासागर से वायुमंडल और वायुमंडल से फिर महासागर तक पहुंचते हैं और इसे ही हम कहते हैं जलीय चक्र। और इसे हम इस साधारण रूप से समझा सकते हैं, इस चित्र के द्वारा यहाँ हम दिखा सकते हैं कि कैसे सतह पे जो मौजूद होते हैं जल वहाँ पे वाष्पीकरण होता है और ये वाष्प बनकर वायुमंडल में जाते हैं और फिर उनका संघनन होता है
जहाँ पे ये बादल बन जाते हैं और फिर जो है वर्षण होता है। संघनन के बाद जब बादल बन जाते हैं और ये वर्षण जो है या तो पानी के रूप में होता है या ठोस रूप में होता है। तो जब पानी के रूप में होता है वो जाकर नदी में मिलते हैं और ये नदी फिर से महासागर में मिल जाते हैं। और ये ठोस रूप में जो होते हैं हिम रूप में, वो भी फिर पिघलकर नदी में मिलते हैं और वो ये नदी जाकर महासागर में मिल जाते हैं। और जब ये वर्षण होता है तब जो पृथ्वी सतह पे विभिन्न दरारें मौजूद होती हैं, उन दरारों से होकर ये पानी जो है वो नीचे रिस जाते हैं पृथ्वी सतह से और वो भौम जल का रूप ले लेते हैं। और ये भौम जल भी जो है धीरे धीरे जाकर महासागर में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इस तरह ये पूरा जल जो है महासागर से वायुमंडल और वायुमंडल से महासागर तक पहुंचता है और ये जल के रूप में कार्यरत रहते हैं, जिसमें ये अपने रूप जो है वो भी परिवर्तित करते रहते हैं और इसे ही हम कहते हैं जलीय चक्र। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न जो है ये भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अध्याय पर आधारित थे। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये 13वां अध्याय जो है ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।